जिस दिन व्हाइट कोट पहनकर स्टेथोस्कोप गले में लटकाकर फैमिली ग्रुप में पहली सेल्फी शेयर कर रही है। प्रॉब्लम दूर करने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। हम आपको सॉल्यूशंस ढूंढ कर दे सकते हैं। जो मैंने अभी आपसे कहा ना, न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर ये फ्री कोर्स, ठीक है। आज की इस फील्ड के अंदर इम्प्रूवर रिपीटर का सफर तय करते करते डॉक्टर वाली मंजिल तक पहुंच जाते हैं। फिजिक्स के अंदर जो वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर मंसूर को दावत देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सारे दिन की ड्यूटी करके फ्री होंगे, आपको हॉस्पिटल से फोन आएगा, डॉक्टर साहब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे, इमरजेंसी है। आप कहेंगे वालेकुम सलाम। आज की इस फील्ड के अंदर किस तरीके से जब हम सवाल को देखते हैं तो सवाल जो है हमें सीखना है कि किस टॉपिक से आया है, और फिर इस टॉपिक को जहन में लाते ही क्या हम फौरी तौर पर इस बात तक पहुंच जाते हैं कि इस सवाल के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर यकीनन हम लोग एक आम एफएससी से होते हुए चलते हुए इम्प्रूवर रिपीटर का सफर तय करते करते डॉक्टर वाली मंजिल तक पहुंच जाते हैं। खैर, शुरू करते हैं नोयान स्ट्रेटेजी पर आज का फिजिक्स। कंटेंट शिफ्ट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जब हम इस सवाल को देखते हैं तो पहली बात जहन में क्या आती है? जैसे ही हम सवाल को देखते हैं फौरी तौर पर हमारे दिमाग में वो मॉडर्न फिजिक्स वाला हिस्सा आता है। फौरी तौर पर हमारे दिमाग में वो सवाल आना शुरू हो जाते हैं जहां पर हमने कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं इनके वेव लाइक और जो वेव्स हैं उनके पार्टिकल लाइक बिहेवियर होते हैं। फिर हमने कहा कि हाँ यार, इसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें थी, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता था, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, कुछ बातें उसमें हाँ कॉम्पलेक्स इफेक्ट भी। और जब हमने कहा कॉम्पलेक्स इफेक्ट था तो अगली बात जो आपके जहन में आनी चाहिए वो कॉम्पलेक्स इफेक्ट का वो जो रिलेशन था, जिसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो हम ये कहते हैं कि एक्सप्रेशन हमारे पास H/m0c। शाबाश। इस सारी वैल्यू में जो कुछ यहाँ पे लिखा गया H/m0c1, इसमें भी कुछ चेंज कर सकते हैं तो कौन चेंज होगा? तो फिर आंसर क्या होगा? डेफिनेटली हम कहते हैं कि हमारे पास एंगल ऑफ स्कैटरिंग इसमें बेस्ट है। एक्सिस ऑफ वेवलेंथ, अगेन एक और सवाल, और इन सवालों की तरतीब ये बता रही है कि मॉडर्न फिजिक्स वाले हिस्से में मसाइल मौजूद है। आप जो सवाल यहाँ पर देखेंगे उन सवालों से आपको अंदाजा होगा कि हमें बहुत सारा काम करना है मॉडर्न फिजिक्स पर, बहुत सारा काम करना है न्यूक्लियर फिजिक्स पर, और इस टाइप पर कुछ चीजों को हमें देखना होगा। कहते हैं एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ 0.15 नैनोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ कार्बन। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे स्कैटर्ड एट 0 डिग्री? यहाँ पर क्या गलती पॉसिबल थी? यहाँ पर जो वाहिद गलती जिसका इम्कान हो सकता था वो ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द कॉम्पलेक्स शिफ्ट। आपसे कॉम्पलेक्स शिफ्ट नहीं पूछा गया, आपसे डेल्टा लैम्डा नहीं पूछा गया, आपसे सिर्फ और सिर्फ स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है उसकी बात हो रही है आपके पास। और अभी आपने कहा कि जब हम लोग इस सवाल को जब डील कर रहे होते तो हम सवाल के बारे में कहते हैं कि इस तरह के सवालों को ना आप दो तरीके से कर सकते हैं। जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है तो इस तरह के सवालों को आप इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बना लेते हैं। आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री पे स्कैटरिंग कितनी होगी, 90 डिग्री पे कितनी होगी, 180 डिग्री पे कितनी होगी। तो हम लोग इस सवाल के बारे में कहते हैं कि इसके बेस्ट आंसर हमारे पास दैट वाज ऑप्शन ए 0.15 नैनोमीटर। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग कहां पर हो रही है? 0 डिग्री पर, और इसका मतलब है कि कॉम्पलेक्स शिफ्ट नहीं होगा। तो कॉम्पलेक्स शिफ्ट नहीं होगा तो जो इंसिडेंट है वही स्कैटरिंग। A source initially contains n naught nuclei of a radioactive nuclei. How many of these nuclei have decayed after a time interval of 3 half-lives?
अब इस सवाल पे हमें बाकी किसी जगह पे मसला नहीं होता। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है? डिकेड का सवाल जब भी आएगा ना, आप याद रखिएगा हमेशा एक बड़ी अमाउंट आती है। डिकेड का आंसर सवाल जब भी आएगा, आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि ये दोनों टर्म्स बड़ी क्लोज होंगी। इनमें 1 और 8, 1 और 16, 1 और 32 इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। अब जब हम यहाँ पे कहते हैं तो हमारे पास, जब हम इसको मैथमेटिकली करते हैं तो हमारे पास बड़ा आसान मेथड है। आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ गिवन है, आप 2⁻³ a, आप बात करते हैं कि जनाब आपके पास उसकी पूछ रहे हैं कि जनाब डिके वाली बात आपसे पूछ रहे हैं कि जनाब एक सैंपल डिके हो गया है, आपके पास जनाब जो वैल्यू है बड़ी लार्ज वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही होगी, तो फिर हम ये कहते हैं कि यार पहली हाफ लाइफ के बाद ये जो आपके पास रिलेशन नजर आ रहा है, ये रिलेशन आपको वो अमाउंट दे रहा है जो आपके पास रह जाती है, वो अमाउंट दे रहा है जो आपके पास रह जाती है। पहले की बात कितनी रह गई थी? 1/2। फिर दूसरी बात कितनी रह गई थी? 1/4। फिर कितनी रह गई थी? 1/8। तो जो डिके हुई थी वो कितनी थी? 7/8। अब हम भी कहते हैं इस बात को आप एक्सप्रेशन से इस तरीके से कैलकुलेट कर लें, और इसका एक और रिलेशन हम लिखते हैं जो बाज़ाहिर हमें किसी बुक में आमतौर पे नहीं नजर आता, लेकिन हम लोग इस एक्सप्रेशन को जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि 7n0/8। और फिर यही सवाल उसी टेक्नोलॉजी की बेस पर अगर हम करें तो हमारे पास ये सवाल उसी तरतीब से आता है कि आप उस स्टेटमेंट को लिखते हैं, आप उस स्टेटमेंट को लिखते हैं तो आपके पास सवाल चलना शुरू हो जाता है और उसके आंसर हमारे पास उसी तरीके से मौजूद है। अच्छा, if the forces, ये एक बड़ा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। If the force between two charges when placed in a medium of air and then in oil is 25 Newton and 5 Newton respectively. याद रखिएगा जब भी पेपर कर रहे हो आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज आ रही हो, आपने ऑर्डर को फॉलो करना। आपको याद रखना है एयर के लिए कौन सी है, ऑयल के लिए। जिस तरतीब से गिवन है, पहले बात आ रही है आपके पास एयर एंड देन इन ऑयल, तो 25 न्यूटन बिलोंग्स टू एयर, 5 न्यूटन बिलोंग्स टू ऑयल। अब देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑयल इज। अब ये सवाल इस ऑर्डर को समझने के बाद आसान है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ मीडियम प्लेस करेंगे, फोर्स कम हो जाएगी। अच्छा, फोर्स कम हो जाएगी तो पहले फोर्स कितनी थी? 25 न्यूटन, हम लोग कितनी रह गई? 5 न्यूटन। रेशियो ले लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी इसके अंदर। किसी को लगता है कि नहीं यार, फिर भी एक्सप्रेशन के साथ साथ हमें जो है ना फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, तो बिल्कुल याद होना चाहिए। हम कहते हैं F/F', और यहाँ से हम लिखते हैं कि जनाब ये आपके पास 25 होगा। यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करेंगे क्योंकि एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। पास्ट पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पास्ट पेपर को जब हम देखते हैं ना, जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो वहाँ पे कुछ ऐसा सॉल्व करवाएंगे तो जो सॉल्यूशंस हमें पता ही नहीं होंगे, जिसके ऐसा मैथमेटिक्स आ जाएगा जो अभी इजाद होना होगा, और हमसे वहाँ पे कुछ, और हम इसी बात पे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं और डरते रहते हैं। ऐसा नहीं, उन्हें पता है कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें पता है कि आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ्स को देखते होते हैं। मैंने भी आपसे कहा ना, न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर फ्री कोर्स, ठीक है। और हमने कंप्यूटर इफेक्ट की जो कमजोरियां यहाँ पे नजर आ रही है, इनका भी इलाज किया हुआ है। लेक्चर्स मौजूद है, आप जाइए, आप इनको देखिए, आप इन लेक्चर्स को पढ़िए और सुनिए। यहाँ पे मसला है, दोबारा से फिर मसला आ गया, टेक्स्ट बुक को पढ़िए। कंफ्यूजन कहाँ पर मौजूद है? कंफ्यूजन किसी एक आधी लाइन में मौजूद है। आपने
उस लाइन को देखना है कि वो लाइन क्या करती है। आपने नियत क्रिएट किया, आपने वीडियो लेक्चर निकाला है, उसको सुन रहे हैं। आप दोनों बातों को जब ध्यान से देखेंगे, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाएंगे, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। याद रखिएगा, प्रॉब्लम दूर करने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। हम आपको सॉल्यूशंस ढूंढ कर दे सकते हैं, लेकिन हम आपको इस बात पर कोई भी दुनिया की ताकत मजबूर नहीं कर सकती कि अब आप उस सॉल्यूशन को अप्लाई करने का कोई तरीका जो है वो आपके पास है। आप खुद से चाहेंगे तो जो सुबह तिलावत हुई है ना, जब तक आप खुद से नहीं ना चाहेंगे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। ये एक कंप्लीट हमारे पास लेक्चर सीरीज मौजूद है, जिसके अंदर भी लेक्चर्स मौजूद हैं, छोटी छोटी बातें डिस्कस की गई है, ये चीजें आपके साथ शेयर की गई है, आसान वर्जन में की गई है, वरना काम तो बड़ा आसान है। ऐसे ऐसे साइंसदानों के ऐसी ऐसी इक्वेशंस के नाम लिए जा सकते हैं कि आप हैरान होकर देखते रहें और एंड पे आप तालियां बजाएं और तालियां बजा के कहेंगे यार वाकई सर को बड़ा है। जरा फर्क नहीं पड़ता सर को, क्या फर्क तब पड़ता है कि आपको कुछ आता है। और हमारी जो टोटल थिंकिंग है, जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, सिर्फ यही है कि आपको चीजें आती हैं, आपसे। इस सवाल को देखते साथ ही सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है, जब नोयान ये सवाल सॉल्व कर रहा था तो उसने सबसे पहले क्या सोचा? स्टॉपिंग पोटेंशियल टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फ्लोइंग अक्रॉस द photoelectric cell is 4 volt. What maximum kinetic energy is given to the electrons by incident light? सवाल किस हिस्से से आया? मैग्नेटिक फील्ड से आया। किधर से आया? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जैसे ही पता चला कि सवाल आया तो आपके दिमाग में फौरी तौर पे क्या चीज आनी चाहिए? यार फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन सी इक्वेशन थी? ये तो वर्क फंक्शन वाली बात थी, एक वो आइंस्टाइन वाली इक्वेशन थी जिस पर नोबेल प्राइज था। अच्छा और क्या था? और या तो काइनेटिक एनर्जी वाली भी था, तो काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रिलेशन था क्या था रिलेशन? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट, ऐसे ही था। अब ई की वैल्यू तो एक्सप्रेशन में होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए थी। हमने कहा 1.6 और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने, और यहां पर आकर हमने कहा ओए ये तो पॉइंट आ गया, अब हमसे तो मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकती, तो नहीं हो सकती। तो तुमने कहा कि हमें तो बताया गया है 2 जमा 2 क्या होता है, 2 दूनी 4 क्या होता है, 5 को 2 से ज़रब दे। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, जैसे ही पॉइंट आ गया तो हमने भी शेयर किया, बेटा पॉइंट आ गया ना तो करना नहीं है, आपने इस फाइल को रिमूव करना है, यहाँ पे लिखना है ठीक हो गया। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना आसान था ना, निस्बतन आसान। तो हमने कहा कि 64, अब ये 10 अपनी जगह पर मौजूद है, ये -19 है। अब इसको दोबारा एडजस्ट कर दो, 6.4 हो जाएगा, ये -19। आए ज्वाइन करें और अपनी तैयारियों को भरपूर तरीके से, शानदार तरीके से कंटिन्यू रखें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन। थैंक यू।